चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर का तीसरा लेक्चर। ठीक है, अभी तक 2 लेक्चरों में हम लोगों ने लगभग अप्रैल को ख़त्म कर लिया था। कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, उसको इस लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। ठीक, बाकी आप लोग को पीडीएफ में जो शेयर किया जा रहा है उसमें सारा कंटेंट एज इट इज़ मिल जा रहा होगा। कुछ चीज़ें आपको बोर्ड पे स्पष्ट नहीं हो रही होंगी तो आप लोग वीडियो में पीडीएफ में देख लीजिएगा। वीडियो को देखिए, सुनिए, उसके बाद आप पीडीएफ को देख लेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फिल्म और पुरस्कारों को हमेशा ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जैसे ऑस्कर हो गया, बाफ्टा हो गया, इस तरीके से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले पुरस्कार से ही। ठीक है, तो ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न एंड आर्ट्स, बाफ्टा जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसने अभी जो बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया है वो नोमाडलैंड को। ठीक है, उसके बाद बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया है एंथोनी हॉपकिंस को, और बेस्ट एक्ट्रेस का फ्रांसेस को। तो जो ये एक्ट्रेस हैं ये इसी मूवी की एक्ट्रेस हैं। देखिए, ये जो आपको एक्ट्रेस दिख रही हैं वो यही है, फ्रांसेस। थोड़ा सा नाम इनका टिपिकल है, फ्रांसेस मैकडोरमद। ठीक है, अब आइए, अभी देखिए वैक्सीन को लेके बड़ा विवाद है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से कोविड का दौर चल रहा है, यहाँ पर भारत में जो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं उनका प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं है, इसीलिए हम लोगों को विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ी है। इसी संदर्भ में जो हमारे यहाँ मेडिकल का जो विशेषज्ञों का पैनल बना था, उसने रशिया का जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी, उसको हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, उसको मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, भारत में कौन कौन सी वैक्सीन है? भारत की देखिए 2 वैक्सीन है। देखिए, इस बार हो सकता है एग्ज़ाम में आपको वैक्सीन और वैक्सीन को बनाने वाली कंपनियों के बारे में पूछ ले। तो भारत में 2 वैक्सीन है। पहली कौन सी है? तो कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन कौन बनाता है? भारत बायोटेक लिमिटेड। कल भी आप लोग देखे होंगे, कल के लेक्चर में बात हो रही थी ना कि भारत बायोटेक लिमिटेड क्या कर रही है, हाफकिन इंस्टीट्यूट को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रही है। तो भारत बायोटेक की कौन सी है? कोवैक्सीन। और दूसरा है कोविशील्ड। तो कोविशील्ड कौन बनाता है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर सीरम इंस्टीट्यूट का कहाँ पर है? ये आपको बेंगलुरु में है, अरे पुणे में है। ठीक, पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। अभी आज ही के न्यूज़पेपर में था कि आज के नहीं कल के, कि जो सीरम इंस्टीट्यूट के हेड हैं आधार पूना वाला, उनके ऊपर क्या है, उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई है अभी हाल ही में। उसके बाद भारत बायोटेक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। तो ये 2 कंपनियां बना रही हैं अभी हमारी वैक्सीन, लेकिन अब वो इस पॉपुलेशन के रेशियो में इस स्तर पर प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, इसीलिए हम लोग विदेशों से क्या कर रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं। चूँकि वैक्सीन की शॉर्टेज है, इसीलिए तो पहले हम लोगों ने 60+ वालों को शामिल किया, फिर 45+ वालों को, अब जाके 1 मई से 18+ वालों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में, एक डूम्सडे ग्लेशियर है। ठीक है, इसका नाम और क्या है? थावेट्स। ये इतना बड़ा है, इसका जो क्षेत्र है वो लगभग 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, अब इतना बड़ा जो ग्लेशियर है, अब ये पिघलना शुरू हो रहा है। अब एक स्टडी आई है, स्वीडन के शोधकर्ताओं ने दी है कि इतने बड़े ग्लेशियर अगर पिघलना शुरू हो जाएगा, तो अगर यह ग्लेशियर पूरी तरीके से पिघल जाएगा तो क्या होगा? विश्व जल स्तर का आधा मीटर बढ़ जाएगा। अगर आधा मीटर भी बढ़ गया तो जितना भी कोस्टल एरिया है वर्ल्ड का, उसकी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह सब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। इसी संदर्भ में इसको देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि ये ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहा है। और ये कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका में है। यानी डूम्सडे का ही नाम क्या है? थैविट्स है। एग्ज़ाम में क्या क्या पूछ सकता है, तो थैविट्स है, कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है ये। और इस जो स्टडी की है, जो मेन चीज़ है जो एग्ज़ाम के लिए, कि कहाँ की स्टडी आई है, तो स्वीडन की। ठीक है, तो स्वीडन ने जो स्टडी की है उन्होंने पाया है कि जिस रेशियो से पिघल रहा है, जब यह पूरा पिघल जाएगा तो विश्व की जो आधा मीटर
समुद्री जल स्तर को ये बढ़ा देगा। अब जब जल स्तर बढ़ेगा तो नो डाउट जितने भी कोस्टल एरिया हैं, ठीक है, जितने भी कोस्टल एरिया हैं, द्वीप हैं, कहीं ना कहीं द्वीप भी ख़त्म हो जाएंगे, इधर कोस्टल एरिया ख़त्म होगा। अब आप लोग प्रवाल भित्ति वगैरह अभी आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में, तो उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है कि महासागरों के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। अब देखिए क्या है, बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा रहता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब होता क्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में पंजाब सरकार ने ये किया है कि जो भी भुगतान होगा किसानों को वो डायरेक्टली उनके खातों में जाएगा। पहले क्या होता था, एक बीच में बिचौलिया होता था जिसे आढ़ती या ब्रोकर कह सकते हैं, उसके खाते में जाता था और फिर वो किसानों को भुगतान करती थी। इससे क्या होता था कि एक तो किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पाता था और कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ रहा था। इस चीज़ को देख के पंजाब सरकार ने अभी हाल में फैसला किया है कि वो डायरेक्टली किसानों के खाते में डालेगा। तो जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हम बात करें तो इसके कुछ बेसिक्स जान लें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये 1966 में लाई गई विधि है। इससे क्या होता है कि जो किसान हैं, अगर मान लीजिए कि किसान अपनी कोई उपज मतलब बोते हैं तो उसका मार्केट के कारण उसको ऐसा ना हो कि लागत से भी कम मूल्य मिले, यानी कीमत सुरक्षा के लिए एमएसपी लाया जाता है। अब कीमत सुरक्षा किस तरीके का कि पता चला कि बहुत ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि उस चीज़ की कीमत गिर जाएगी तो किसानों को लाभ नहीं होगा। तो सरकार ये अनुबंध कर देती है किसानों से कि ठीक है, एक निश्चित रुपए, मान लीजिए 1500 रुपये क्विंटल, तो 1500 रुपये क्विंटल अगर बाहर में आपका मार्केट में माल नहीं बिकता तो सरकार ही आपसे ख़रीद लेगी। इसी को हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो वो हर साल निर्धारित करती है, और निर्धारित कैसे करती है, CACP, ठीक है, ये एक कमिटी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसिंग। ये क्या करती है, ये मार्केट के हिसाब से हर साल कीमत तय किया जाता है। इसका राजनीतिकरण भी बहुत होता है, राजनीतिक दल कभी बहुत ज़्यादा अप कर देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल एमएसपी में 25 फसलों को रखा गया है और इसमें बोने से पहले ही ये बतला दिया जाता है। तो यही बात आपको दी गई, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, कि एक तो किसानों की आय बढ़ेगी, उनको कीमत सुरक्षा मिलेगी, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होता है कि आप जिस फसल का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, उस फसल के लिए एमएसपी सरकार अगर बढ़ा देगी तो हर आदमी वही बोएगा। जैसे अभी ज़रूरत है दलहन की, तो दलहन की एमएसपी को बढ़ा दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, जैसे दालें हैं, तो दालें क्या हैं, एक तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली फसल है और ये क्या करती है कि मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में दालों पर ज़्यादा फोकस की है सरकार। अभी यही कारण है कि शुरुआत में गेहूं और चावल पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ और आज देखिए कि हमारा जो प्रोडक्शन है 250 मीट्रिक टन के करीब हो गया है इस समय, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कि जो फसल इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी उस पर हम एमएसपी बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से सरकार को मजबूत करती है। उत्पाद केंद्रित दृष्टिकोण यानी प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच, जो मैंने बताया कि आपको कौन सा उत्पाद बढ़ाना है उसके लिए, फिर तिलहन और दलहन, मोटे अनाज जैसे फसलों को बढ़ावा देने के लिए। तो ये पूरा एमएसपी का आपका कंसेप्ट है, ठीक। तो किसने अभी एमएसपी बढ़ाया है, तो पंजाब सरकार। एमएसपी के तहत डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र की कौन सी सरकार करा रही है, पंजाब की सरकार। अब देखिए कार्मिक मंत्रालय, जो आईएएस होते हैं, ये पूरा काम कार्मिक मंत्रालय का, आईएएस वगैरह को डील करने का, सारा पेंशन भत्ते सब कुछ कौन करता है, कार्मिक मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह। अब देखिए क्या हुआ कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर 75 श्रृंखला पेंशन जागरूकता की शुरुआत की है। जैसे 75 श्रृंखला पेंशन जागरूकता की शुरुआत की है, किसने शुरुआत की है, कार्मिक मंत्रालय ने। और किस उपलक्ष्य में, 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। तो इसमें देखिए मिनिस्ट्री को जोड़ के पूछ सकते हैं वो, या क्यों इसको शुरुआत की गई। तो पेंशन के लिए जो जागरूकता पैदा करने के लिए तो क्यों किया गया, क्योंकि 75 साल पूरे हो गए हैं। ये आर्टिकल है आपका PIB का, ठीक है। अब देखिए 12 अप्रैल को
मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस साल, ठीक है। क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल को यूरी गागरिन जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे रशिया के, वो गए थे, उन्हीं की याद में इसको मनाया जाता है 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अभी भारत भी तो मानव को भेज रहा है, कौन सा मिशन है? गगनयान मिशन। अब देखिए अभी एक नया रिसेंटली खोज हुई है, वो क्या खोज हुई है कि ऑर्थेरियन टीजन एक स्तनपायी जीव है जिसका जीवाश्म मिला है चिली में, ठीक है, चिली में। अब ये जो जीव है ये बहुत पुराना है, डायनासोर के समय का, उसके पैरेलल का, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है। तो इस तरीके से कभी कभी जब जीवाश्म वगैरह भी निकलते हैं कहीं से, तो इसको भी एक करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो कहाँ से मिले हैं? चिली के तट से। इसी के साथ एक और खोज हुई है, मिस्र में एक बहुत पुराना शहर खोजा गया है, मिस्र में बहुत पुराना शहर खोजा गया है, इसे एटन नाम दिया गया है। ये है एटन, ये लगभग 3000 साल पुराना है। और इसका महत्व क्या है? देखिए जितने पुराने शहर मिलते हैं तो हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। जैसे भारत में ही देखिए अभी सिनौली का खोज हुआ था, उस पर एक वेब सीरीज भी आई थी मनोज वाजपेयी की डिस्कवरी पे। तो सिनौली का खोज हुआ जो बागपत में है। अगर वहाँ से ये प्रूफ हो जाता है, वहाँ पर जिस तरीके के क्या नाम है चैरियट और क्या कहते हैं तलवार, इस तरीके की चीज़ें मिली हैं, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हम लोग हड़प्पा काल से पहले की सभ्यता के बारे में भी जान सकेंगे। तो ये जो खोजें होती हैं बड़ा महत्वपूर्ण होती है। तो अभी हाल में कहाँ मिला है? एटन। कहाँ पर? मिस्र में। अब एक और चीज़ देख लीजिए, ये देखिए सेंट विंसेंट है, एक देश है, कैरेबियन सी। कैरेबियन सी कहाँ है? ये आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के पास में ये कैरेबियन सी है। तो वहाँ पर जिसको आप लोग वेस्ट इंडीज़ कहते हैं, तो कई द्वीपों का समूह है वेस्ट इंडीज़, उसी के पास आपको ये देश छोटा सा मिलता है, सेंट विंसेंट और ग्रेनडाइंस। यहाँ पर एक टापू है, टापू पर एक ला सॉफ्रियर, ये क्या है? ज्वालामुखी है। ये एकदम निष्क्रिय हो चुका था, लेकिन अचानक से इसमें विस्फोट हुआ है, तो ये चर्चा में फिर से आया है। ये ज्वालामुखी है। तो याद रखिएगा कि कहाँ पर है ये? सेंट विंसेंट। और सेंट विंसेंट में क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। कहाँ, कौन सा ज्वालामुखी था ये? ला सॉफ्रियर, ठीक है। और वैसे सबसे एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? पढ़ लीजिएगा, सबसे एक्टिव कौन सा है। अब आप लोग के दिमाग में कभी कभी आता होगा कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कुछ राजधानियों से रिलेटेड, खासतौर में स्टेट पीसीएस में, तो राजधानियों से रिलेटेड या मैपिंग, या यूपीएससी ही मैपिंग पूछता है, तो मैपिंग कहाँ से वो लाते हैं? कोई ट्रेडिशनली नहीं लाते। जब कोई करंट का मुद्दा आता है तो उसी से वो मैपिंग या राजधानियाँ इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती है। अब जैसे सेंट विंसेंट है, ज़िंदगी में नहीं पढ़ते आप लोग अगर यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट ना हुआ होता तो। इसीलिए आप लोग इसका एक बार मैप देख लीजिएगा, इसकी राजधानी देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए होम्योपैथी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो क्या किया है, आयुष मंत्रालय ने एक पोर्टल शुरू किया है होम्योपैथी के लिए। तो होम्योपैथी से रिलेटेड जितनी दवाएं हैं, जितनी रिसर्च है, उस रिपॉजिटरी में रहेगी। तो वो कौन सा पोर्टल है? HCCR, होम्योपैथिक क्लिनिकल केस रिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है? एक संग्रह होता है। जैसे एक पोर्टल में एक संग्रह है, उसमें सारी रिसर्च, सारे के सारे दवाओं का एक संग्रह, कौन सी दवा किसके लिए काम करेगी। तो एक कहते नहीं है कि एक आपने संग्रह बनाया, तो वो रिपॉजिटरी है, डिजिटल रिपॉजिटरी, ठीक है। तो ये किसने शुरू किया था? आयुष मंत्रालय ने, और होम्योपैथी के लिए। और ये कब किया था? इन्होंने 10 अप्रैल को, जब नेशनल होम्योपैथी डे मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में किया था। PIB का आर्टिकल है इसके संदर्भ में, ठीक है। अब लीजिए एक और राष्ट्रपति आ गए आपको, इनको गुआन जुआन फूक, इनका नाम बड़ा वैसा है, गुआन जुआन फूक। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? वियतनाम के। वियतनाम कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया में है।
अब साउथ ईस्ट एशिया में इसकी राजधानी क्या है, इसको राजधानी को याद रखिएगा, तो वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में लिए गए हैं। अब देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, उसी को और आगे बढ़ाने के लिए जो HRD मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय है, उसने क्या है, एक नई पहल की है, सार्थक। सार्थक का क्या मतलब है, स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये सार्थक करेगा क्या, ये क्या करेगा कि इन लोग टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा संवाद हो, एक हेल्दी संवाद का स्ट्रक्चर हो, जिससे हम नई शिक्षा नीति को और ज़्यादा मजबूत कर सके, इसी के लिए एक पहल के रूप में है। तो सार्थक कौन सी मिनिस्ट्री शुरू कर रही है, HRD मिनिस्ट्री। अब चूँकि क्या है कि इस समय इतना हेल्थ को लेके इतना ज़्यादा समस्या चल रही है, तमाम तरीके के पोर्टल जारी किए जा रहे हैं, कोविड को लेके पता चला सार्थक लिख दिया, तो आप लोगों ने कहा कि अरे ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया होगा, ठीक है। अभी क्या हुआ कि एक ग्रह खोजा गया था, एकमात्र ग्रह है जो पृथ्वी का सोलर सिस्टम है उससे आगे इसको खोजा गया था, ओसिरिस इसका नाम है, ये है ओसिरिस। इसका जो साइंटिफिक नाम है HD 209458b, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये फिर से चर्चा में आ गया, इसको खोजा तो गया था 2005 के आसपास में, लेकिन ये फिर से चर्चा में आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिकों ने, खगोलविदों ने 6 प्रकार के नए केमिकल की खोज की इस ग्रह पे, इसीलिए चर्चा में आ गया ओसिरिस, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है कि शोधकर्ताओं ने, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना याद रखिएगा, ओसिरिस क्या है, तो एक ग्रह है, वो भी सौरमंडल के परे पहला एकमात्र ग्रह जो खोजा गया है, और उसमें 6 तरीके के रसायनों की खोज की गई है। अब आइए, अभी क्या है कि भारत रक्षा क्षेत्र में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहा है, मेक इन इंडिया के तहत। मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या था, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था 2015 में। तो अब देखिए क्या हुआ, तो भारत अब डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की पहल को मजबूत कर रहा है, और उसी के तहत भारत ने एक गश्ती पोत, जिसको कहते हैं फास्ट पेट्रोलिंग व्हीकल, ठीक है, PS ज़ोरोएस्टर भारत ने बनाया है। ये है हमारा एक गश्ती पोत पेट्रोलिंग के लिए। ये किसको दिया गया है, सेशेल्स को। तो सेशेल्स कहाँ है, ये देख लीजिए, सेशेल्स ये कहाँ है, अफ्रीका ये है, तो अफ्रीका के पूर्वी साइड में मडागास्कर के ऊपर द्वीप है। अब सेशेल्स की राजधानी आप लोग सर्च कर लीजिएगा या मैप पे देखिएगा। दूसरी चीज़, क्या सेशेल्स किसका भाग होगा, ये अफ्रीकी कंट्री माना जाएगा सेशेल्स, ठीक है। तो चूँकि भारत क्या कर रहा है कि एक तो उनको अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए, और ये जो लोकेशन इनकी है, तो इसलिए सेशेल्स से अच्छे संबंध और बनाने के लिए ये पोत इनको गिफ्ट किया है। 100 करोड़ रुपए की लागत है इस पोत की। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि कहीं ना कहीं भारत यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को और मजबूत कर लेगा नॉर्थ अफ्रीका में, चूँकि जो रूट होता है व्यापार का, ये मान लीजिए कि भारत है, ये पूरा इंडियन ओशियन है, और ये आपका स्वेज नहर का जाने का रास्ता है, तो व्यापार हमारा इस साइड से होता है, तो हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है सेशेल्स, ठीक है। और इधर चाइना का भी इंटरफेयर शुरू हो गया है पूरे अफ्रीका में, तो इधर से हम दोनों तरफ वॉच कर सकते हैं, तो इसलिए हम सेशेल्स वगैरह जैसे छोटे देशों से संबंध बहुत अपना मजबूत कर रहे हैं। अब अभी तक आप लोगों ने सुनते होंगे कि जो आयुर्वेद का प्रयोग है वो इंसानों पर करने का प्रयास किया जा रहा है, कि आयुर्वेद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, सरकार भी चाह रही है, क्योंकि क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है और लागत भी बहुत कम है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में क्या है कि अब आयुष मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है, किसके लिए, पशु चिकित्सा के लिए, आयुर्वेद के प्रयोग के लिए, ठीक है। और ये किसके साथ समझौता किया है आयुष मंत्रालय ने, ये किया है पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत,
मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है, MOU साइन किया है, ताकि पशुओं के इलाज के लिए अब क्या किया जाए कि पशुओं के इलाज के लिए हम आयुर्वेद का इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, अभी एक कानून है कॉपीराइट। हमेशा जब आप लोग न्यूज़ खोलते, मतलब न्यूज़ कह रहा हूँ, यूट्यूब वगैरह चलाते होंगे, काफ़ी चीज़ें तो कॉपीराइट इशू आता है। आप हर चीज़ किसी से ले नहीं सकते। तो कॉपीराइट क्या होता है? जो इन्वेंटर होता है, जो उसको बनाया होता है, उसके राइट्स होते हैं। बिना उसकी अनुमति के आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते, और अनुमति के रूप में क्या है, कुछ पैसे लेता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का जो भारत का अधिनियम था 1957 का था, इसी के तहत डील हो रहा है। लेकिन भारत में क्या है, जिस तरीके से अब एक भारत भी क्या है, इनोवेटिव होता जा रहा है, इनोवेशन हो रहा है, नए इन्वेंशन हो रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर ये कानून बड़ा पुराना हो गया, तो इसको लेकर संशोधन नियम एक आ रहा है, संसद में लंबित है, स्टार्ट किया गया है। और इसे कौन लाया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय नहीं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसको लाया है, कॉपीराइट संशोधन नियम। और कॉपीराइट नियम कौन सा था? 1957 का। ठीक है, अब देखिए, भारतीय सेना के एक अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। इन्होंने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्या किया इन्होंने? 14 दिन के भीतर 6000 किलोमीटर तक इन्होंने साइकिल चलाई है। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। तो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये। देखिए, अभी हाल ही में क्या किया है, RBI ने पेमेंट बैंक में जो अधिकतम बैलेंस है वो बढ़ाकर 2 गुना करके 2 लाख कर दिया। तो पहले थोड़ा समझ लीजिए कि पेमेंट बैंक क्या होता है। देखिए, एक बैंक जो नॉर्मल बैंक होती हैं, बैंक क्या करती हैं, आपसे पैसा जमा करती हैं, तो कासा करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोलती हैं, FD करती है, RD करती है, ये आपसे पैसा लेती हैं, फिर उसको लोन के रूप में सर्कुलेट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती कि कितनी लिमिट होगी, वो कितना लोन देगी या मैक्सिमम कितना बैलेंस रख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं होता। लेकिन पेमेंट बैंक क्या है, लेकिन एक सेकंड और एक चीज़ और बता दें कि बैंकों की समस्या ये थी कि हर जगह ये अवेलेबल नहीं थे। तो हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना था, हर जगह हर गली मोहल्ले में बैंकों को पहुंचाना था और हर आदमी को बैंक से जोड़ना था। तो जनधन योजना आई थी, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ कि धीमे धीमे लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, और उसके बाद क्या हुआ कि नचिकेता मोर समिति बनी थी, एक नचिकेता मोर समिति। उसने क्या किया, पेमेंट बैंक का कंसेप्ट दिया। उनका ये मानना था कि भाई जितनी भी आप ऐसे लोगों को लाइए बैंक में जो बहुत बड़े बैंक ना हो, वहाँ पर मैक्सिमम एक लिमिट रख दीजिए कि उससे ज़्यादा लोग पैसा ना रख सकें। जैसे 1 लाख रुपए, पेमेंट बैंक में 1 लाख रुपए मैक्सिमम आप बैलेंस रख सकते थे। लेकिन ऐसे कंपनियों को दिया जा रहा था जिनकी पहुंच बहुत ज़्यादा थी। जैसे एग्जांपल में कौन कौन सी पेमेंट बैंक है, तो पेटीएम है, एयरटेल है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आपका डाकघर, इसको बनाया गया पेमेंट बैंक। क्यों? क्योंकि इनकी हर जगह शाखाएँ हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप सारे काम कर सकते हैं बैंक की तरह, बस 2 काम को छोड़ के। एक तो पेमेंट बैंक ना तो कोई लोन इशू कर सकती है, लोन इशू नहीं करेगी, और दूसरा क्या काम करेगी पेमेंट बैंक, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेगी। ये 2 चीज़ नहीं कर सकती। आप लोग यूज़ भी कर रहे होंगे, जैसे पेटीएम में हो गया या एयरटेल बैंकिंग में, तो आप लोग यूज़ करते भी होंगे। तो कभी आप लोग को लोन नहीं देगा बस ये, और क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं करेगा। तो ये पेमेंट बैंक का कंसेप्ट था। ठीक, और इसमें क्या होता था, आप ATM डेबिट कार्ड दे ही सकते थे। उसके बाद क्या करते थे, और जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सारी सर्विसेज ये देंगे। तो पेमेंट बैंक आया, तो उसमें क्या था, पहले 1 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट हुआ करती थी, जिसे RBI ने बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। तो अभी तक कौन कौन सी पेमेंट बैंक है भारत में, एक तो एयरटेल पेमेंट बैंक हो गई, उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गई, पेटीएम हो गया। तो इस तरीके से, ठीक है।
अब चूंकि क्या है, भारत की एक प्रतिबद्धता है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, इसीलिए भारत ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड में आतंकवाद से लड़ने के लिए $5 लाख दान दिया है अभी हाल ही में। दूसरी चीज़ क्या है कि बेसिक एक ग्रुप है, बेसिक ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना, इसमें ये कंट्रीज़ हैं। ये क्या ये ग्रुप क्या है, विकासशील देशों का बेसिकली ये ग्रुप है, जिसमें चाइना भी शामिल है, ठीक। लेकिन अभी इसकी एक संगोष्ठी हुई जिसके चेयरपर्सन रहे हमारे कौन, प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने कहा कि जो विकसित देश हैं जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वो कुछ पैसा दें, विकासशील देशों को पैसा दें। मतलब आप समझिए कि ऐसा क्यों कहा गया। देखिए, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अत्यधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस, जो अभी हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि ग्रीन हाउस गैसेस जितनी ज़्यादा रिलीज़ होंगी तो क्या होगा, हमारे यहाँ जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन किया शुरू में, विकसित देश। अब विकसित देशों ने किया है, अब वो कह रहे हैं विकासशील देशों से कि आप कमी करिए। लेकिन हम विकासशील देश हैं, भारत जैसे विकासशील देश हैं, वो 1945-50 के बाद ही, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही सब आज़ाद हुए। उनके यहाँ तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू ही हुई है अभी जस्ट, तो कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन रोक दें, ठीक है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप या तो टेक्नोलॉजी दे दीजिए हमको, ग्रीन टेक्नोलॉजी जिसमें कम कॉस्ट में कम इमिशन हो, और या तो पैसा दीजिए उस एवज में कि भाई पैसा दीजिए, हम उस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाएं या ख़रीद सकें आपसे। तो इसी संदर्भ में बेसिक कंट्रियाँ कौन कौन सी हो गई, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। तो ये इसकी संगोष्ठी में इन्होंने बोला कि विकसित देश कुछ पैसा दें, कुछ फंड रिलीज़ करें, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। दुती चंद का नाम आप लोगों ने अगर करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो बहुत सुना होगा। क्या है, ये एथलीट है। तो इनको अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने वहाँ का जो एक पुरस्कार है, वीरनी पुरस्कार, वो दिया है। ये हैं दुती चंद, ठीक है। अब आइए, विकास और शांति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि ये यहाँ पे गलत लिखा है, बड़ाकल करके ये परियोजना है। तो यूएई में क्या है, पहली परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो था उसको शुरू कर दिया गया, और ये अरब जगत का पहला ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, बड़ाकल। इसको भी चेंज करके हम आप लोग को दे देंगे पीडीएफ में, तो बड़ाकल करके है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आईएमएफ की जो अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, ये भारतीय मूल के ही हैं, तो इन्होंने क्या कहा है अभी कि क्या करना चाहिए, जिस तरीके से सरकार कॉरपोरेट टैक्स लगाती है, उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन भी आईएमएफ भी कॉरपोरेट मुनाफे पर एक वैश्विक मतलब ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाए, ग्लोबल मिनिमम टैक्स GMT लगाए। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा है, उनको पैसा देने वाले विकसित देश ही हैं, जैसे अमेरिका, जापान, उसके बाद आपका ब्रिटेन। अब ये लोग चूँकि पैसा देते हैं, इन्हीं के रहमो करम पे वो एजेंसीज चल रही। विकासशील देश कितना देंगे, भारत जैसे देश बहुत ज़्यादा तो दे नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं इनका प्रभुत्व रहता है इन कंट्रियों का। और जब ये प्रभुत्व रहता है तो ये जो संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फ्रीली होकर काम नहीं करती। तो इसी संदर्भ में गीता गोपीनाथ का भी स्टेटमेंट आया है आईएमएफ की तरफ से कि एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाना चाहिए कॉरपोरेट पे, जो कंपनीज पर, ठीक है। जब आप मेंस के लिए यूएन रिफॉर्म पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूएन वगैरह में फ़ंड की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और उसमें पूरे तरीके से जो फ़ंड के लिए उनको निर्भर रहना पड़ता है, वो रहना पड़ता है विकसित देशों के ऊपर। और यही कारण है कि विकसित देशों की किसी भी बात को जल्दी डिनाई नहीं कर पाते, ठीक है। अब आइए, एक प्रोग्राम शुरू हुआ है हेल्थ सेक्टर के लिए, ख़ास तौर में ट्राइबल के लिए, आदिवासियों के लिए, अनामाया जो
एक कार्यक्रम है, ये हेल्थ और पोषण की सुधार के लिए लॉन्च किया गया है। और इसे कौन लॉन्च किया है? हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च नहीं की है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया है इसे। ये बात याद रखिएगा, आदिवासियों से रिलेटेड जो मंत्रालय है वो इस पे काम करेगा, ना कि हेल्थ मिनिस्ट्री। क्योंकि क्या होता है, इनके पास बेसिक चीज़ें जो जीवन जीने के लिए उनका भी अभाव रहता है, ना ही इनके पास रोजगार है, ना ही इनके पास एजुकेशन है, ठीक है, ना ही पैसा है। तो ये किस तरीके से, तो इन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन और इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इस नई योजना की घोषणा की है। क्या है? अनामाया। सात अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। चूँकि आप जान ही रहे हैं, और ये कौन मनवाता है? WHO मनवाता है। काफ़ी विवादों में रहा है WHO आफ्टर कोविड, ठीक है। और थीम क्या थी? बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, ठीक है। और इस समय तो हेल्थ सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर सारे विषयों में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पूरे विश्व के लिए अगर कोई मुद्दा है तो वो है हेल्थ। तो कौन से तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 12 अप्रैल को भी कुछ मनाया जाता है, अभी पढ़ाया था, उसको रिमाइंड कीजिए। अब भारत की पहली जो नाविक हैं नेत्रा कुमनान, वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, ठीक है। ये भारत की पहली नाविका हैं जो यहाँ पर ओलंपिक में शामिल होंगी और क्वालिफाई भी कर लिया है। जैसे भारत की फुटबॉल टीम है, वो कभी जल्दी क्वालिफाई नहीं कर पाती ओलंपिक में। अब आइए देखिए, जिस तरीके से हमने मेक इन इंडिया की तरह डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर करने का प्रयास कर रहे हैं ये भारत सरकार, उसी पहल के अंतर्गत अब प्राइवेट सेक्टर को भी डिफेंस सेक्टर में लाने का प्रयास हो रहा है। पहले क्या होता था, डिफेंस में लगभग सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, सारी चीज़ें हैं, बम गोला बारूद, या तो हम इंपोर्ट करते थे या तो DRDO या उससे रिलेटेड संस्थाएं करती थी, हेलीकॉप्टर HAL बनाता था। लेकिन अब इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं हम लोग? निजीकरण को बढ़ावा देने, ताकि प्राइवेट कंपनियां, जैसे US वगैरह में है तो प्राइवेट कंपनियां आए, थोड़ा कंपटीशन हो, तो भारत क्या है, एक डिफेंस हब बन सके। और भारत डिफेंस का इंपोर्टर के बजाय आयात करने वाले देशों की सूची में न रहकर बल्कि निर्यातक के रूप में प्रतिस्थापित हो। इसी संदर्भ में एक नया निर्णय लिया गया है। DRDO ने क्या किया है, निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल बनाने के लिए, मिसाइल का विकास उत्पादन में साथ में जॉइंट वेंचर काम कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर के रूप में कार्य करेगा DRDO। जैसे मान लीजिए रिलायंस अगर डिफेंस सेक्टर में आती है, जो आ चुकी है, तो उसमें DRDO सहयोग भी करेगा और अब वो मिसाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। और इस कार्यक्रम में हम क्या कर रहे हैं, VLSR SAM इस मिसाइल पर काम करेंगे, वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पर हम काम करेंगे, ठीक है। ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, कहीं ना कहीं ये एयर डिफेंस के लिए भी यूज़ होता है। जैसे अभी भारत ने रशिया से एयर डिफेंस के लिए कौन सा मिसाइल खरीदी थी? S-400 मल्टी बैरल है जो, ठीक है। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या किसी भी देश के साथ, खासतौर में डिफेंस सेक्टर में होती है कि ये जो टेक्नोलॉजी होती है एयर डिफेंस सिस्टम, वो बहुत मजबूत नहीं हो पाता, ना ही वो टेक्नोलॉजी जल्दी कोई शेयर करता है। जैसे S-400 रशिया ने हमें भी दिया है और चाइना को भी दिया है। एक और भी चीज़ है, जब हम दूसरे से आयात करते हैं कोई भी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो समस्या क्या होती है, वही सेम टेक्नोलॉजी वो दूसरी भी कंट्री को दे दिया। सपोज S-400 भारत को भी मिला, वही सेम टेक्नोलॉजी चाइना को भी मिला। तो इससे क्या है, जब वार अगर भारत और चाइना की होगी तो समस्या थोड़ी सी आ जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज़ आई है इंपॉर्टेंट, खासतौर में UP PCS के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने क्या पास किया है, टेनेसी एक्ट क्या है? अब देखिए, जो लोग तैयारी करते हैं या किराए पर तैयारी करेंगे तो किराए पर रहना पड़ता है, या फिर मैक्सिमम लोग, ऐसा तो नहीं है हर आदमी घर खरीद लिया और कर लिया। तो जो किराएदारों के लिए समस्या ये होती है कि इसी के चक्कर में सबसे ज़्यादा मामले भी न्यायालय में जाते हैं,
ठीक है। तो इस विवाद को ख़त्म करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया है और इसमें ये बोला गया है कि बिना एग्रीमेंट के कोई भी रेंटर नहीं रहेगा, रेंट पे नहीं रहेगा बिना एग्रीमेंट के। ठीक है, तो ये कौन सा एक्ट है? 2021 का एक्ट ये, जिसको पास करने वाली है। अब आइए, आर्थिक मामलों में एक नया विभाग बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। इसके सचिव के रूप में किसको बनाया गया है? अजय सेठ को। आर्थिक मामलों में एक नया विभाग बना है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। इसका हेड किसे बनाया गया है? अजय सेठ को। देखिए, दांडी एक गुजरात में जगह है, तो वहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए के तहत 25 दिवसीय दांडी यात्रा स्टार्ट की गई थी। जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, उसी के तर्ज पे दांडी यात्रा का समापन किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में। और क्यों किया गया है? क्योंकि गुजरात में दांडी नामक जगह पे ही गांधी जी ने अपना दांडी मार्च किया था। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आ गई है कि अभी हमारे नए CGI बने हैं। कौन बना है? NV रमन्ना ये हैं। और कौन से नंबर के ये बने हैं CGI? तो 48वें नंबर के, 48वें नंबर के CGI थे। इससे पहले कौन थे? बोबड़े थे, बोबड़े। अभी चूँकि क्या था कि जब लॉकडाउन पिछले साल का ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद भारत में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं फिर से बहुत तेज़ हो गई। फिर से क्या है, प्रोडक्शन अच्छा होने लगा, डिमांड होने लगी। इस चीज़ को देखते हुए पहले तो शुरुआत में जितनी भी क्या कहते हैं आपके विश्व की एजेंसियां थी, उन्होंने क्या कहा था कि बहुत लो ग्रोथ रेट बताई थी भारत की, लेकिन बाद में सब ने रिवाइज किया और बाद में बढ़ा के बताया। जैसे IMF ने अपनी जो एक रिपोर्ट है, कौन सी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये बार बार चर्चा में रहता है और एग्ज़ाम में कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो 2021 में भारत की जो ग्रोथ रेट रहना है, GDP ग्रोथ रेट, अब वो 5% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 12.5%। देखिए, हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है IMF, वर्ल्ड बैंक, UN, मूडी, S&P, ठीक है, इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन आपको पूरा बताती हैं ग्रोथ रेट के बारे में, GDP ग्रोथ रेट के बारे में, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोगों ने पिछले लेक्चरों में S&P की ग्रोथ रेट पढ़ा था, कितनी थी? उसको लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी क्या है, चूँकि कोविड का दौर चल रहा है, तो टोक्यो में ओलंपिक होने वाले थे, तो उसमें पहले ही उत्तर कोरिया ने अपने आप को बाहर कर लिया है, वो नहीं भाग लेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनेस्को ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट। किसने जारी किया है? यूनेस्को ने। इसका राजधानी कल बताए थे कहाँ पर था, उसको भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया है कि जो विश्व है, विश्व में बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, हिंसा, संघर्ष, जैव विविधता की हानि, भेदभाव, असमानता आदि एक शांतिपूर्ण समाज को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में है। तो जो उनका मेन थीम था इस रिपोर्ट में, वो ये बताया कि विश्व की सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ क्या क्या है वर्तमान में देखा जाए तो। अभी राष्ट्रीय बचत संस्थान जो सेविंग्स होती है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि भारत में बचत कौन से स्टेट के लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो उसको देखिए कि भारत में जो लघु बचत होते हैं, स्मॉल सेविंग के मामले में सबसे जो अधिक बचत करने वाला राज्य है वो पश्चिम बंगाल के लोग करते हैं। ठीक है, और इनकी हिस्सेदारी लगभग 15% से भी ज़्यादा है। और दूसरे स्थान पर हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो लघु बचत कैसा होता है? जो मंथली लोग बचत करते हैं। अब आप जब इकॉनमी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्मॉल सेविंग का क्या रोल है हमारे पूरी इकॉनमी में, बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका। ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है हमारी टोटल बचत का 32% के अराउंड में।
ये स्मॉल सेविंग्स, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब आइए, जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का कार्य पूरा हुआ है। चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बीसीसीआई की एक भ्रष्टाचार विरोधी एक संगठन है बीसीसीआई का, तो जो उसके भ्रष्टाचार निरोधक इकाई है उसका जो हेड चुना गया है इस समय, वो चुना गया है शब्बीर हुसैन शेखावत को। शब्बीर हुसैन शेखावत कौन है? ये हमारे क्या कहते हैं गुजरात के पहले डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने केवल कोविड को देखते हुए जो वैक्सीन बन रही थी, वैक्सीन अभी तक केवल और केवल इंसानों के लिए बन रही थी, इंसानों के लिए। आप पहली बार सुनेंगे कि जो वैक्सीन है वो कोविड के लिए वैक्सीन पशुओं के लिए बनी है, और ये कौन किया है? रशिया ने किया है, और इसका नाम क्या है? कार्निवैक कोव, कार्निवैक कोव। तो याद रखिएगा कि पशुओं के लिए भी, पशुओं के टीकाकरण वैक्सीन भी बनाई गई है, वो बनाया है रशिया। यहाँ इंसानों को तो अभी मिल नहीं रही है, लेकिन पशुओं के लिए बन गई है। अब देखिए बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का बहुत बड़ा रोल था, आप लोग पढ़े होंगे तो, या पढ़ेंगे भी, अभी मेंस में ख़ास तौर में आप लोग पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है कि उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति स्कीम। मुक्ति योद्धा, नॉट योद्धा, योद्धा, योद्धा छात्रवृत्ति स्कीम। ये किसके लिए है? जो बांग्लादेश के मुक्ति में जो सेना, जो वहाँ के लोग लड़े थे, फाइटर्स लड़े थे वहाँ के लोग, उनके 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। जैसे जो बांग्लादेश के लोग होंगे वो लड़े होंगे इस पूरी मुक्ति क्या नाम है, मुक्ति वाहिनी के साथ जो भारत की सेना थी, तो उनके वंशज जो उनके बच्चे या परपोते वगैरह होंगे, तो उनमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 2000 लोगों को, उन 2000 लोगों को छात्रवृत्ति दी जाएगी भारत सरकार की तरफ से। अभी ये क्या हुआ है, नौसेना अभ्यास हुआ है, ला पेरोस किसका था नौसेना अभ्यास? फ्रांस का था, बंगाल की बे ऑफ बंगाल में हुआ है। चूँकि नेवल एक्सरसाइज है तो सी में होगा, तो बे ऑफ बंगाल में हुआ था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस नेवल एक्सरसाइज में भारत के जो साथी हैं, क्वेड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये 4 सदस्य हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये भी इसमें फ्रांस के साथ सहयोग किए हैं, मतलब उनके साथ अभ्यास किए, युद्ध अभ्यास। तो कौन सा नौसैनिक अभ्यास था? ला पेरोस। कहाँ पर हुआ है? बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। और ज़्यादा इसके बारे में अब एक और चीज़ याद रखिएगा, इसी के साथ साथ पहले क्या होता, जो फ्रांस के साथ हमारा और भी जो एक्सरसाइज होता है उसका भी नाम याद रखिएगा, वरुण। ठीक है, अब अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस के साथ भारतीय सेना का एक युद्धाभ्यास हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? वज्र प्रहार। वज्र क्या है? वज्र है हथियार किसका? इंद्र का। तो वज्र प्रहार के नाम से याद रखिएगा, जो नाम होते हैं एकदम फिक्स। जैसे वज्र प्रहार इनके साथ किया जाएगा, अमेरिका के साथ। वरुण किसके साथ किया जाएगा? फ्रांस के साथ किया जाएगा। इसी तरीके से मिलन हो गया, या फिर काजिंद हो गया, ठीक है, जो कजाकिस्तान के साथ किया था। इस तरीके से ये युद्धाभ्यास एक आप पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगा किसी कंट्री के साथ किया जाता। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, उसको हमें ध्यान रखना है। तो वज्र प्रहार जो हुआ था अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के साथ, वो कहाँ पर हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश का एक जगह है बकलोह में वज्र प्रहार का हुआ है। ठीक है,
और ख़ास तौर में इसमें क्या खासियत रही है कि विशेष जो अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज हैं, जैसे मरीन वगैरह नहीं, जो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए मरीन कमांडो का यूज़ किया गया था, तो इस तरीके की फोर्सेज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब देखिए IIM जम्मू में एक संस्थान खुला है, आनंदम नाम से ही क्लियर है, आनंद देने वाला है, खुश करने वाला। तो आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, ये संस्थान खुला है कहाँ पर? IIM जम्मू में। इसका उद्देश्य क्या है? नाम से ही क्लियर है, लोगों को क्या करना है? सकारात्मकता की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ ले के जाना है, और जो उनके मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, उससे दूर ले जाना है उनको। इस केंद्र का काम है। तो वहाँ पर क्या तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाएगी, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आदमी स्ट्रेस से दूर रहेगा। स्ट्रेस से दूर रहेगा तो डिप्रेशन वगैरह ऐसी चीज़ों का शिकार नहीं होगा और मस्त रहेगा एकदम, ठीक है। तो बीमारियाँ भी नहीं पकड़ेंगी। अभी कृषि आंदोलन चल रहा है, कृषि के जो 3 कानून हैं, 3 कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा था। इसी के संदर्भ में जनवरी 2021 में, जैन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी, समिति बनाई थी। उस समिति ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है, ठीक है। तो रिपोर्ट में क्या है अभी आगे पता चलेगा, न्यूज़ में आएगा, लेकिन हम लोगों के लिए जानने योग्य है कि इस समिति में कौन कौन था। तो इस समिति में पहले थे PK मिश्रा, अनिल घोड़ावत, अशोक गुलाटी और भूपेंद्र सिंह मान। ये 4 लोग इस समिति में थे। तो आप लोग को क्या याद रखना है कि जो समिति सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उसके कौन कौन सदस्य थे? तो PK मिश्रा, अनिल घोड़ावत, अशोक गुलाटी और भूपेंद्र सिंह मान। पंजाब में 1 अप्रैल से, पंजाब वो राज्य बना है जहाँ पर महिलाओं को, यहाँ लिखा नहीं है, महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की, सरकारी बसों में फ्री यात्रा वो कर सकती हैं। तो ऐसा कौन राज्य है जो महिलाओं को फ्री यात्रा करा रहा है बसों में? वो है पंजाब। ऐसी ही योजना कहाँ चल रही थी पहले? दिल्ली में। अब देखिए, जैसे IMF ने अपनी भारत की GDP वृद्धि दर में बढ़ोतरी की 12.1% बताया, 12.5% बताया था, उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की GDP ग्रोथ रेट को 4% से बढ़ाकर 10.1% पे कर दिया है कि भारत की जो 2021 की GDP ग्रोथ रेट रहेगी वो 10.1% रहेगी, ठीक है। अब SBI का एक समझौता हुआ है जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ, $1 अरब का। जापानीज़ जो बैंक है जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन, उसके साथ SBI का एक समझौता हुआ है $1 अरब का। उसके बाद देखिए एक समझौता है आर्थिक सहयोग के लिए, जैसे हम लोग कई तरीके का समझौता करते हैं, वो IR पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चरों में मैं समझा दूंगा। IR में सेसा, सेपा, उसके बाद CE, CPA, तो इस तरीके के 4-5 समझौते होते हैं। इस समझौतों में क्या होता है कि आपसी जो व्यापार 2 देश करते हैं बायलैटरल इश्यूज़ में, जो बायलैटरल में जो हम ट्रेड करते हैं, उसमें हम एक दूसरे को बहुत सहूलियत देते हैं। जैसे क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम कर देते हैं, आयात कर को बहुत कम कर देंगे, जिससे चीज़ें, आवाजाही चीज़ों की, वस्तुओं की आदान प्रदान बहुत आसानी से हो सके। तो इस संदर्भ में अभी हमने मॉरिशस के साथ किया है, ठीक है। तो मॉरिशस के साथ हमने किया है 1 अप्रैल 2021 से। और आप लोग जानते ही होंगे कि मॉरिशस भारत का वैसे भी बहुत अच्छा भागीदार या दोस्त है। एक कंपनी है हिटाची, AC आप लोग देखते होंगे हमेशा उसकी। तो हिटाची ने क्या है कि अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है बहुत बड़ी, ग्लोबल लॉजिक, उसका टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। और देखिए सिक्किम की चूँकि राजधानी है गंगटोक, तो गंगटोक में विश्व का मतलब 104 फीट ऊंचा झंडा लगाया गया है। जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस में लगाया गया था, उसी तरीके से 104 फीट ऊंचा झंडा वहाँ पर लगाया गया है सिक्किम में। अभी बड़ा चर्चा में रहा था, सुएज नहर बैन का जो रास्ता था वो बाधित हो गया था, और बाधित होने का कारण एक जहाज़ फंस गई थी। उस जहाज़ का क्या नाम था? तो एवर गिवन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये लेक्चर होता है, उसका पार्ट 2 भी अभी आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे करके, जैसे हम लोगों ने पूरा अप्रैल कवर कर लिया,
अब इसके आगे की घटना जैसे 27 अप्रैल से पहले का 1 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक का हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया। अब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट क्लासेस होंगी, तो अब हम मार्च का चलेंगे, मार्च फिर फरवरी, और बीच में जो हमारे 27 अप्रैल के बाद का जो समय आएगा जैसे मई का, तो उसको 1 महीने को 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर लेके उसको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आज तक में 1 अप्रैल तक की सारी न्यूज़ को कवर कर लिया, 1 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक का। ठीक है, अब इसमें कुछ आप लोग भी अपने स्तर से काम कीजिएगा। जैसे क्या है, जो जिनको खासतौर में स्टेट पीसीएस देना है, तो जैसे अप्रैल है, तो अप्रैल में जितना हमने दिवस कराया करंट में वो तो ठीक है, कुछ लूसेंट से निकाल लीजिएगा कि अप्रैल में कौन कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं, उसको ज़रूर पढ़ते चलिए, मगर ठीक है, एक ही जगह पर कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ किताबें जो लॉन्च हो रही हैं, कुछ किताबें हम कवर कराएंगे, लेकिन क्लासेस की भी एक लिमिटेशन होती है। तो जो किताबें जो कुछ राइटर लिखते हैं जो रिसेंट में करंट में, तो उस किताबों को पढ़ते रहिए। ठीक है, कुछ नए कानून आ रहे हैं उसको देखते रहिए। तो आप लोग भी अपने स्तर से देखते रहिए। करंट क्या है, करंट का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं होती इस करंट अफेयर की। आप पता चला मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, आपको इसी 1 महीने में अन्य बातें भी कहीं और से मिल जाए, और डिपेंड करता है कि बस एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें मैं खुद ही कवर कराने का आपका पूरा प्रयास करूँगा कि मैक्सिमम हो जाए कवर। ठीक है, चलिए।